हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का हमारा रिएक्शन है ध्रुव राठी की न्यू वीडियो पे, जिसका टाइटल है रियलिटी ऑफ इंडियन बेगर्स, इंडियाज डार्केस्ट सीक्रेट। तो इस वीडियो में बताया है कि जो बेगर्स होते हैं, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, वो किस तरह से एक माफिया बेगर्स होते हैं, वो किस तरह से एक अपनी टीम चला रहे हैं और ये किस तरह से मजबूर हो जाते हैं भीख मांगने के लिए। जिसमें काफ़ी अच्छी डेफिनेशन से समझाया ध्रुव राठी ने कि जो बेगर्स होते हैं वो किस तरह से एक अपनी टीम चला रहे हैं। तो आइए और अच्छे से समझते हैं बेगर्स माफिया के बारे में और फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। अगली बार जब आप सड़क पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखें, जरा ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में बच्चों को ये बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए पर डे रेंट पर लेते थे और 8-8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी इन्हें सेडेटेड रखने के लिए, ताकि वो पूरे दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया जहां पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता था और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास है। सेंसस में पाया गया कि 3000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबरर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर के यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो इसे काम दिलाने की बात करता है। इसके लिए ये इसे कानपुर के झक्करकट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहां पर पहुंचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाए और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सूटेबल बन जाए। हैरत की बात है यार, एक तरीके से पूरी गैंग चल रही है इस बारे में। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है 70,000 रुपए में एक महिला को। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे दिन की, ताकि वो पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आए। और हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता, शरीर में बार बार कोई ना कोई केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक पहुंच गई कि सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता। अब जिस गैंग के लोगों ने उसको खरीदा था, वो सुरेश की रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया। लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के शहर के मेन चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर पैसा वो कलेक्ट करता, दिन के अंत में उसके किडनैपर्स सारा पैसा जब्त कर लेते। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया और उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग भी उसे पहचान ना सके। ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है दोस्तों। हालांकि कहानी को दोहराते वक्त AI वीडियोस का इस्तेमाल किया गया आपको इस कहानी को दिखाने के लिए, लेकिन ये सच में हुआ। यहाँ स्क्रीन पर आप सुरेश के असली फोटोज देख सकते हो। ये रियल है बता। बाद में एक लोकल MLA ने इनकी परिवार की मदद करी कंप्लेन कराने में, जिसकी वजह से ये खबर पब्लिक में आ पाई। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। लेकिन सुरेश का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों।
ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग एक 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोग, खासकर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हो, ये पैसे किसके पास जाते हैं? आखिर एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते हैं? कैसे इतने बड़े पैमाने पर यह माफिया काम करता है और क्या यहाँ सॉल्यूशंस हैं? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है और किस तरीके से यार ये माफिया बेगर्स चल रहा है। सही बात। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं और ये भीख मांग क्यों रहे हैं। 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इस मुद्दे पर एक बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस करी थी जिससे यह सामने आया कि भीख मांगने के पीछे 2 मेन कारण होते हैं, मजबूरी और चॉइस। ज्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं उनकी मजबूरी के कारण उन्होंने भीख मांगनी शुरू करी थी। करीब 62% लोग गरीबी के कारण, 45% लोग बेरोजगारी के कारण, 24% लोग बुढ़ापे, डिसेबल्ड होने या बीमार होने के कारण, 6% औरतें विधवा होने के कारण और 3% लोग ड्रग्स या नशे के लत के कारण भीख मांगते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण नौकरी जाने की वजह से भी बहुत से लोग बेगिंग की ओर धकेले गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय चॉइस भीख मांगते हैं। वो भीख इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि वो मजबूर हैं, वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। करीब 12% भीख मांगने वाले लोग इसे इजी मनी समझते हैं, 7% लोग आदत की वजह से कर रहे हैं और 6% हेरिडिटरी भीख मांगते हैं। 3% लोग धार्मिक कारणों की वजह से भी भिक्षा मांगते हैं। इस रिपोर्ट के सर्वे से यह भी पता चलता है कि करीब 20% भिखारी भीख मांगने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ कबाड़ी हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड, बूट पॉलिश करना, कार साफ करना और हेल्पर जैसे काम करते हैं। लेकिन रोजाना काम नहीं है और कमाई कम है, इसलिए ये लोग भीख भी मांगते हैं। अब जब बात इनकी कमाई पर आती है तो सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक भिखारी एक दिन का कितना कमा लेता होगा? जरा नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं। रिपोर्ट कहती है 32% लोग रोज के 100 रुपए से भी कम कमा पाते हैं, 33% लोग रोज 100 से 200 रुपए के बीच कमाते हैं, 22% लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 रुपए के बीच कमाते हैं और केवल 1% भिखारी ही ऐसे हैं जो 400 रुपए से ज्यादा कमा पाते हैं एक दिन के। अगर आप ये भी मान लो कि ये लोग हर रोज भीख मांगते हैं तो भी इनमें से मेजॉरिटी लोगों की मंथली कमाई 3000-6000 रुपए से ज्यादा की नहीं होती। इसे दिल्ली में एक अनस्किल्ड मजदूर की ऑफिशियल मिनिमम वेज से कंपेयर करो जो होती है 15,908 रुपए पर मंथ। इतनी कम कमाई, और अब सोच कर देखो इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी न किसी माफिया का शिकार हैं। तो जो पैसा ये कमा रहे हैं वो खुद के लिए भी नहीं रख पाते। दिन खत्म होने के बाद इन्हें अपना सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना होता है। इस पूरे माफिया ऑपरेशन को वैसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इन लोगों को रिक्रूट कैसे किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रिंग्स सबसे कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनके प्राइम टारगेट्स होते हैं बच्चे। बहुत से बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है और यहाँ तक कि गरीब परिवारों को झूठे वादे करके उनके बच्चों को माफिया को बेच भी दिया जाता है। इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 60,000 बच्चे गायब होते हैं और इसमें से बड़ी संख्या के बच्चों को जबरदस्ती बेगिंग के काम में लगाया जाता है। कुछ गैंग्स तो अक्सर बच्चों को रेंट पर भी ले लेते हैं उनसे भीख मंगवाने के लिए। डेस्परेट गरीब पेरेंट्स जिनके पास और कोई कमाई का जरिया नहीं बच जाता, वो अपने बच्चों को रेंट पर दे भी देते हैं कुछ पैसों के बदले। अरे यलम्मा, ये बच्चे का क्या गुड़गुड़ चालू है तुम लोग का? अरे इसको कितना बार बोली मैं, ऐसा साउथ का स्टार माफिक मोटा बच्चा लेकर घूमेगा तो कौन पैसा देगा? किसी को दयाच नहीं है मेरे बस को बोला भाड़ा कम करने को। अरे क्या भाड़ा कम करना, परवड़ता नहीं तो छोड़ देना, मैं दूसरे सिग्नल पे चढ़ाएगी मेरे बाबला को। चल रहे। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में बेबीज को बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए प्रतिदिन रेंट पर लेते थे और इन बेबीज को ओपियम या स्लीपिंग पिल्स से सेडेटेड रखते थे ताकि वो पूरे दिन शांत रहें, रोए ना। एक और उदाहरण कोलकाता बेस्ड एक बेगिंग रिंग जिसमें बांग्लादेशी और इंडियन मेंबर्स दोनों थे। 8 साल तक छोटे लड़कों को रूरल एरिया से किडनैप करके उन्हें ट्रेन्स और स्टेशंस पर भीख मंगवाते थे। एक केस में तो इन्फेंट्स को कफ सिरप दी जाती थी ताकि उन्हें नशे में रखा जा सके। इसे ट्रैफिकिंग कहा जाता है और इन बच्चों को एजुकेशन और बेसिक राइट्स के बारे में कभी नहीं बताया जाता। ये हैंडलर्स अक्सर बच्चों को भूखा भी रखते हैं ताकि वो दुबले पतले दिखे, रोते हुए दिखे।
जिससे पब्लिक उन्हें देखकर ज्यादा सिंपैथी फील करे और ज्यादा पैसे दे। सबसे खौफनाक केसेस के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं जो सुरेश की कहानी में हुआ, सुरेश के साथ किया गया, वही अक्सर कुछ गैंग मेंबर्स बच्चों के साथ करते हैं। बेगिंग माफिया भीख मांगने को एक बिजनेस की तरह चलाता है। ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करना और भिखारियों पर कंट्रोल बनाए रखना अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर टेरिटोरियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जो गैंग्स होते हैं वो अपना अलग अलग एरिया बांट लेते हैं और गैंग्स ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कौन से एरियाज में मिलेंगे। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, ट्रेन स्टेशन पर, बस स्टैंड्स पर, जहां जहां ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इन गैंग्स को यह भी पता होता है कौन से एरियाज में कौन से भिखारी भीख मांग रहे हैं और अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंटली भीख मांगना चाहता है बिना इस गैंग का हिस्सा बने तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इन गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता है जो एक इंडिपेंडेंट भिखारी को ना पता। इधर क्या है, हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपैलिटी, पुलिस कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते हैं और छाती ठोक के धरना करते हैं। ये गैंग्स के लीडर्स आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट्स और फेस्टिवल्स की भी प्लानिंग करते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर गैंग बड़े ही क्रूर और डीह्यूमनाइजिंग तरीके से बिहेव करे भिखारियों के साथ। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी ने बताया कि उनके ग्रुप का लीडर हर शाम सबकी कमाई को इकट्ठा करके इन्हें सभी मेंबर्स में बराबर बांट देता था और अपना शेयर अलग से रख लेता था और इस शेयर के बदले ये लीडर प्लानिंग करते थे कि क्या और कैसे करना है। ये भिखारियों को एक शहर में हो रहे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स और फंक्शंस के बारे में टिप देते थे। उन्हें बताया जाता था कि वो वहां कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे कि कोई शहर में किसी की शादी हो रही है या किसी का कोई और फंक्शन होने वाला है। ये पूरा गेम एक ऐसे लेवल पर खेला जा रहा है जो एक आम इंसान के लिए इमेजिन करना मुश्किल है। ये लगातार अपनी टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करते रहते हैं। चेन्नई में एक केस देखा गया जहां पर महिलाओं को मंदिरों के सामने हिंदू सैफरन रोब्स पहनकर भेजा जाता था और उन्हीं महिलाओं को बाद में कॉस्ट्यूम स्विच कराकर मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता है। जो भी हिंदूज और मुस्लिम्स मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उनके खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर भिखारियों की अपीयरेंस ही बदल दी जाती है। 2010 की ये खबर है। 13 साल के भीमप्पा नाम के एक बच्चे ने बताया कि एक बार ट्रैफिक सिग्नल पर एक औरत ने कार में उसे एक 8 महीने की बच्ची के साथ बारिश में कांपते हुए देखा। बच्चों की ऐसी हालत देखकर उस औरत को दया आई और उसने 100 रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, बाकी जो भिखारी और इनके गैंग लीडर्स थे उन्हें पता लग गया कि ये भी एक टेक्निक हो सकती है इमोशनल मैनिपुलेशन की। जानबूझकर वो बच्चों को ठंड के समय बारिश में भीख मांगने के लिए भेजने लगे और इस वजह से एक 2 साल की बच्ची पूजा की डेथ हो गई बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने की वजह से। ड्रग्स की भी यहाँ पर एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। 14 साल के जावेद की एक कहानी है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पुराने हनुमान मंदिर के पास भीख मांगकर रोजाना लगभग 10 से 20 रुपए कमाता है। इसमें से ज्यादातर पैसे ये अपने सो कॉल्ड दोस्त को दे देता है जो उसे ड्रग्स सप्लाई करता है। ये गैंग लीडर्स बच्चों को ड्रग्स की लत भी लगा देते हैं जिससे वो कर्ज में जाने लगे। इसके बाद वो उन्हें ड्रग्स तभी देते हैं जब वो भीख मांगकर सारा पैसा लाने को तैयार हो जाए। ये एक और तरीका बन जाता है बच्चों को फंसा कर रखने का। कुछ केसेस में पेरेंट्स भी बच्चों को भीख मांगने पर फोकस करते हैं, मजबूर करते हैं और जब वो पैसा नहीं लाते तो उन्हें मारते पीटते हैं। 2023 हैदराबाद 28 साल के अनिल पवार को पकड़ा गया जो भिखारियों को रिक्रूट करके उनसे पॉश इलाकों में भीख मंगवाता था। शाम तक उसे भिखारियों से 6000 रुपए तक मिल जाते थे जिसमें से वो केवल 200 रुपए भिखारियों को मजदूरी के तौर पर देता था। कई बार देखा गया है कि बेगिंग माफिया के पास पॉलिटिकल बैकिंग भी होती है। आंध्र प्रदेश में जब एनजीओज ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो लोकल पॉलिटिशियंस ने बेगिंग माफिया को बचाया। इस खबर को देखिए, 2017 की खबर है ये। एनजीओज बता रहे हैं कि उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 2009 में बेंगलुरु में तो एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसमें एक नैनी जो एक अमीर परिवार के बच्चों की देखभाल का काम कर रही थी, वो इस परिवार के बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाकर ड्रग्स से बेहोश करके 100 रुपए के किराए पर बेगर गैंग को दे देती। पेरेंट्स को लगता बच्चा अच्छा खासा समय बिता रहा है, नैनी के साथ खुश होगा, लेकिन एक्चुअली में उस बच्चे को रेंट पर दिया जा रहा था दिन के समय में। इस सब से आपको पता चल जाना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग माफिया की पहुंच कहां तक है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार यहां क्या कर रही है इस सब को रोकने के लिए। आजाद भारत में बेगिंग के खिलाफ पहला कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1959 आया था। इसके अंडर जो भी इंसान भीख मांगता हुआ पकड़ा गया उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी। इसके तहत एक चीफ कमिश्नर भिखारियों को हिरासत में लेकर एक इंस्टीट्यूशन में डालने का आदेश दे सकता है और उसे वहां कितने भी समय के लिए रखा जा सकता है। जब इस कानून को लागू किया
गया तो कई बेघर लोग बहुत समय तक इन इंस्टीट्यूशंस में बंद रहते थे। बहुत लोगों ने इस कानून को क्रिटिसाइज किया। यह एक्ट इसलिए गड़बड़ था क्योंकि बेगिंग गैंग्स और ऑर्गेनाइजर्स का कुछ नहीं किया जा रहा और सारी सजा यहाँ पर भिखारियों को दी जा रही है, बेचारे भिखारी जो खुद विक्टिम है इन बेगिंग गैंग्स का। इसलिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में इस एक्ट के कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज करने को कहा। कोर्ट का कहना था कि लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर भीख नहीं मांगते, बल्कि उनके लिए ये सरवाइव करने का आखिरी रास्ता होता है। सरकार का काम सभी नागरिकों को बेसिक फैसिलिटीज देना है और भिखारियों की मौजूदगी दिखाती है कि वो ऐसा करने में नाकाम रही है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भीख मांगना आज के दिन भी अपराध है। 1959 में जो मुंबई ने एक कानून बनाया था, अलग अलग स्टेट्स ने अपने ऐसे मिलते जुलते कानून भी बना रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक डायरेक्टली बेगिंग के ऊपर कोई कानून नहीं बनाए हैं, लेकिन एक 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जरूर है, जिसके तहत बच्चे से भीख मंगवाना या उसकी मदद से भीख मंगवाना इलीगल है। बेगिंग पर बैन लगाने की बात 2021 में सुप्रीम कोर्ट में उठी थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है। फिर से वही चीज कही जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी, कोई भी भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन गरीबी के कारण भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर केसेस में सरकार का फोकस इन गैंग्स के खिलाफ एक्शन लेने में नहीं रहा है, बल्कि इन विक्टिम्स के खिलाफ, इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लेने पर रहा है। कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय छिपाने में लग जाती है। जैसे कि 2023 में जब G20 समिट हुई थी, दिल्ली में भिखारियों को पकड़कर टेम्पररी शेल्टर होम्स में डाल दिया गया ताकि दुनिया की नजरों से इन्हें छुपाया जा सके। ऐसे ही नवंबर 2017 में जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ इवांका ट्रंप हैदराबाद आई थी, तो शहर ने टेम्पररी बेगिंग पर बैन लगा दिया और पुलिस ने सभी भिखारियों को पकड़कर रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया। इसके अलावा इन इवेंट्स के दौरान अक्सर बड़े बड़े पर्दे भी लगा दिए जाते हैं कई लोकेलिटीज और स्लम एरियाज के बाहर, ताकि कोई भी सड़क पर चलने वाला ये ना देख सके और ये सारी प्रॉब्लम्स उनसे छिपी रहे। इससे पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया है। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब सैकड़ों भिखारियों को जबरदस्ती ट्रेन्स और ट्रक्स में भरकर दूसरे शहरों में भेजा गया और उनसे कहा गया जब तक गेम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं आना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन है भिखारियों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए गवर्नमेंट रन शेल्टर्स और रिफॉर्म होम्स में रखा जाए। उसके बाद ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि इन लोगों को अपने परिवार के पास वापस भेजा जाए या नहीं। अगर नहीं तो सरकार को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाने की जरूरत है जो इनको काउंसलिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग दे, जिससे इनके पास फ्यूचर में कुछ काम करने का ऑप्शन रहे। असलियत में कई बार सरकारों ने ऐसा करने की कोशिश भी की है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पूरी तरीके से फेल रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिल्ली सरकार ने लामपुर गांव में भिखारियों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेवा सदन बनाया था। इसे कई दशकों पहले बनाया गया था। इसमें 5 घर और 70 कमरे हैं जिनमें 1500 लोग रह सकते हैं। भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर भिखारियों को यहाँ 1 से 3 साल के लिए भेजा जाता था। 2010 में यहाँ 200 भिखारियों को रिहैबिलिटेट किया गया था, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी से बहुत कम है। लेकिन उसके आने वाले सालों में इसकी कंडीशन बद से बदतर होती गई। 2014 में सिर्फ 60 भिखारी यहाँ भेजे गए, 2016 में सिर्फ 1 और 2017 के बाद एक भी भिखारी यहाँ नहीं आया, जबकि दिल्ली के हर चौराहे पर आपको भिखारी मिल जाएंगे। 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें कहा गया कि देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इन शहरों में इंदौर और मुंबई के नाम शामिल थे, लेकिन एक्चुअली में इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी हुई? इंदौर में आदेश दिया जाता है कि 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और भीख देना दोनों इलीगल है और भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जनवरी 2025 में एक मंदिर के सामने एक महिला भिखारी को पैसे दे रही थी और एक व्यक्ति ने इसे देख लिया और एफआईआर दर्ज करा दी। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला बन गया जहां पर किसी ने भिखारी को पैसे दिए हों और देने वाले पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। इंदौर के बाद भोपाल में भी सभी पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगने और देने पर रोक लगाई गई। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या बेगिंग पर सीधा बैन लगा देना कोई सोल्यूशन है? जब तक इतनी बेरोजगारी है, जॉब्स की कमी है, डिसेबल्ड लोगों के पास तो और भी कम मौके हैं हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहने के। अगर इन लोगों को भीख भी नहीं मांगने दी जाएगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो ये चुपचाप मर जाएं? 2011 के सेंसस में सामने आया कि देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे, जिनमें से 21% 12वीं पास थे और लगभग 3000 भिखारी तो ऐसे थे जिनके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी कोई यहाँ भीख
क्यों मांगेगा? क्योंकि इनके पास कोई और मांगेगा, ऑप्शन ही सही नहीं बात। है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर जॉब ये नहीं बेगर है। माफिया इन्हें और भी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। ऑलरेडी मजबूर लोग जो भीख मांग रहे हैं उनको बेगर माफिया की वजह से अब सिंपैथी भी नहीं मिलती। इससे जाहिर सी बात है आपके अंदर भी फीलिंग आएगी जब आप अगली बार किसी भिखारी को देखेंगे, या तो आप इंसान कुछ दे बहुत दे। डिसेंसिटाइज्ड हो जाएंगे, आपको ये लगे कि यार इन्हें जाने दो, पक्का माफिया के लोग होंगे, या फिर दूसरी तरफ आप बड़े हेल्पलेस फील करेंगे कि मुझे दया तो आ रही है इन बच्चों की हालत देखकर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने पैसे दिए तो वो बेगर माफिया के पास जाएंगे, और उनके पास पैसे जाने का मतलब है इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये याद रखना है दोस्तों कि हर एक भिखारी किसी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं और किसी भी गैंग से नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि आपको सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके लिए बताना मुश्किल है कि कोई भिखारी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सिर्फ मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है, या फिर वो किसी बड़े बेगर माफिया का हिस्सा है। इसलिए इन्हें पैसे मत दीजिए, लेकिन आप इनकी मदद कर सकते हैं कई और तरीकों से। अगर आपको इन्हें देखकर लगता है कि ये भूखे हैं तो डायरेक्टली आप इन्हें खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कपड़े या दवाइयां जैसी चीजें दे सकते हैं जो डायरेक्टली इनके लिए यूज की होंगी। और अगर आपके पास और समय है तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर इनके साथ डिटेल में बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और फिर आपको लगे तो आप इन्हें कुछ काम दे सकते हैं। और पैसे आपको देने ही हैं तो उन एनजीओज को दीजिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं भिखारियों को रिहैबिलिटेट करने का और इनकी स्किल डेवलपमेंट का। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स की भी आप मदद कर सकते हैं। कई ऐसे एनजीओज हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि एक है टीच फॉर इंडिया। ये एक 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम रखता है। अगर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपने फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं खुद से। अगर आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं और आपको ये दिखता है कि कई सारे बच्चों को एक जैसी चोट लगी हुई है, कोई बच्चा नशे में दिख रहा है या कोई व्यक्ति भिखारियों से पैसा इकट्ठे करते हुए दिख रहा है, ऐसे केस में आप इसकी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। फाइनली याद रखिए, भिखारियों से हमेशा सम्मान से पेश आएं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो अच्छे से बात करें, आंखों में देखकर बात करें, ठीक लगे तो उनका नाम पूछिए, उन्हें जज करने से बचें। याद रखिए, ज्यादातर भिखारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन या गरीबी का शिकार है। एक लार्जर स्केल पे ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब सरकार यहाँ पर एक्शन ले, बेगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर। तो देखा गाइस किस तरह से बेगर्स माफिया जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से लोगों को मजबूर करता है भीख मांगने के ऊपर। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए खुद भेजते हैं किराए पे। कुछ लोग अपनी मजबूरी की वजह से भी भीख मांगते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है या घर नहीं है। तो जितने बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भीख मांगते हैं, वो अपनी मजबूरी की वजह से मांगते हैं। और ये जो गैंग चल रही है माफिया बेगर्स की, जो इन लोगों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाती है, इनके बारे में एक्शन लेना चाहिए। सरकार को कुछ इसके बारे में करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इनकी सपोर्ट में हैं और इनका साथ देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई गरीब भीख मांगते हुए दिखे तो किसी को भी ऐसा ना समझें कि वो सिर्फ माफिया बेगर्स का ही हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग अपनी मजबूरी की वजह से भी भीख मांग रहे होंगे, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, और अगर आपको ये लगे कि वो बीमार है या कुछ तकलीफ़ है उसे, तो आप उसको दवाई भी दिला सकते हैं। इस तरीके से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो बेगर्स माफिया पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जो ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब बेगर्स माफिया के फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कैसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।